नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी। ध्यान रखना, ये जो सब्जेक्टिविटी है इसे हिंदी में व्यक्तिनिष्ठता बोलते हैं और ऑब्जेक्टिविटी है इसे हिंदी में वस्तुनिष्ठता बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई शोध कार्य करता है तो इन दोनों प्रकार की विधियों को काम में लेता है। जैसे मान लो हमें किसी संस्कृति को समझना है, किसी के भाव को समझना है, किसी के व्यवहार में हमें अर्थ ढूंढना है, तो उस कंडीशन में हम सब्जेक्टिविटी को काम में लेते हैं। और जब हमें किसी का मापन करना है, यानी हमें एक्यूरेट आंकड़े निकालने हैं, तब हम ऑब्जेक्टिविटी को काम में लेते हैं। कुल मिलाकर आप यूँ समझ सकते हैं कि इनमें जो सबसे ज़्यादा परिशुद्ध होती है ना, डैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है ना। सब्जेक्टिविटी तो बायस्ड हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं किसी ग्रुप का अध्ययन कर रहा हूँ और मैं वहाँ के लोगों से प्रभावित हुआ, तो मैंने जो ओरिजिनल आंकड़े थे ना उनमें फेरबदल कर दिया। यानी मेरा जो इंडिविजुअल कंटेंट है वो मेरे रिसर्च में शामिल हो जाता है। डैट इज सब्जेक्टिविटी। और आसान भाषा में बताऊं, जैसे मान लेते हैं कि मुझे किसी संस्कृति का अध्ययन करना है और वो संस्कृति की इमेज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन उन संस्कृति के लोगों ने मुझे थोड़ा सा प्रलोभन दिया, तो मैंने अपने अनुसंधान में ये बता दिया कि वह संस्कृति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मतलब मेरे जो इंडिविजुअल कंटेंट थे, मेरी जो फीलिंग थी, ठीक है ना, मेरा जो दृष्टिकोण था, मेरा जो विचार था ना, वो अनुसंधान कार्य में आ गया। ये होती है सब्जेक्टिविटी। मतलब कुल मिलाकर इन दोनों के बिना रिसर्च हो भी नहीं सकता। जैसे हम एथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं, अनुसंधान की एक विधि होती है और उस विधि को बोलते हैं केस स्टडी, है ना। याद रखना कि जब हम केस स्टडी करते हैं ना, तो एक तरीके से आंकड़ों की एक गुणात्मक पत्ती मानी जाती है। इसमें सब्जेक्टिविटी खूब भर भर के आती है। पूरी तरीके से ये बायस्ड फ्री यानी ऑब्जेक्टिविटी इसमें हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, होती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो सकती। जैसे हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करें, ऑब्जेक्टिविटी में किसी भी तरीके का कोई पूर्वाग्रह नहीं रहता, किसी भी तरीके का कोई पक्षपात नहीं रहता। इंडिविजुअल कंटेंट है ना, उसमें शामिल हो ही नहीं सकता। जैसे हम चर्चा करें, परीक्षाएं दो तरीके से होती हैं। एक तो होती है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर और एक होती है सब्जेक्टिव पैटर्न पर। जैसे हम अभी नेट जेआरएफ की परीक्षा की चर्चा करें, आपको पता होना चाहिए कि नेट जेआरएफ की परीक्षा है ना, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होती है। कोई प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम चर्चा करें कि समाजशास्त्र में सोशल फैक्ट की बात कौन करता है, उसमें कामटे भी ऑप्शन में है, दुर्खिम भी ऑप्शन में, बेवर भी ऑप्शन में है। अगर आपने दुर्खिम को टिक किया है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके प्रश्न को गलत कर दे। चाहे एग्जामिनर किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, दुर्खिम है तो दुर्खिम है। ये होती है ऑब्जेक्टिविटी की पावर। अगर आपसे यूँ पूछ लिया जाए कि सोशल फैक्ट के बारे में या दुर्खिम की मेथोडोलॉजी के बारे में 50 शब्दों में लिखिए, आपने खूब अच्छा लिखा है, लेकिन एग्जामिनर ने उसको अच्छे से नहीं समझा या एग्जामिनर के वो समझ में नहीं आया, तो आपके नंबर है ना वो कट जाएंगे। और ध्यान रखना, सब्जेक्टिविटी यानी आपके आंसर को 5 अलग अलग लोग अगर जांच करेंगे ना, तो पांचों अलग अलग लोग आपको अलग अलग नंबर देंगे। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्टिविटी में व्यक्ति के पूर्वाग्रह भी आ सकते हैं, व्यक्ति का इंडिविजुअल कंटेंट भी आ सकता है। जहाँ कहीं भी वैज्ञानिक रिसर्च आ जाए, आप आंख बंद करके ऑब्जेक्टिविटी कर देना। अमूमन यह प्रश्न भारत में एक वर्ष में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं ना, प्रत्येक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जाता है कि एक अच्छे रिसर्च की पहचान क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिविटी। डेट इज ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर आप यूँ समझ सकते हैं, जो प्रमाण आधारित हो, जो फैक्ट आधारित हो। ठीक है ना। अब भाई, प्रमाण को तो कोई झुठला सकता है, कोई नहीं झुठला सकता। ठीक है ना। किसी की औकात नहीं है जो प्रमाणों को झुठला दे। जैसे न्यूटन साहब एक बात करते हैं ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की। न्यूटन साहब ने ये कहा था कि जो पृथ्वी होती है ना, उसमें ग्रेविटी पावर होती है, इसीलिए ऊपर से नीचे की तरफ वो वस्तुओं को खींचती है। डैट इज ऑब्जेक्टिविटी। उन्होंने परीक्षण किया और बहुतों बार परीक्षण किया, तब जाके गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। वहीं सब्जेक्टिविटी क्या कहती है कि कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, धरती एक मैया है
और अपने आंचल में सभी को जगह देती है। मतलब सब्जेक्टिविटी अलग अलग दृष्टिकोण पर आधारित हो सकती है, ठीक है ना। मतलब उसमें इंडिविजुअल कंटेंट, मैं उसको अगर डिफाइन करूंगा तो अलग तरीके से करूंगा, मिस्टर प्रमोद डिफाइन करेगा तो अलग तरीके से, बच्ची डिफाइन करेगी तो अलग तरीके से, कोई और डिफाइन करेगा तो अलग तरीके से, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि जो सब्जेक्टिविटी है ना वो बायस्ड हो सकती है, सब्जेक्टिविटी में पक्षपात शामिल हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी पूरी तरीके से बायस्ड फ्री होती है। 2 और 2 4 याद रखना। जैसे हम गणितीय आंकड़ों की चर्चा करें, मैंने क्लास में कहा भी था पिछली में कि 2 और 2 दुनिया के किसी भी व्यक्ति से ये सॉल्यूशन करवा लीजिए, आप दुनिया के किसी कोने में ये सॉल्यूशन करवा लीजिए, 2 और 2 4 ही आएंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी पावर। लेकिन सब्जेक्टिविटी, अगर आपसे कोई भी पूछ ले किसी के बारे में, विचारधारा के बारे में अगर आपका मत जानना चाहे ना, तो वो अलग अलग मत आ सकता है, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिविटी तर्क आधारित होती है, प्रमाण आधारित होती है और आंकड़े आधारित होती है। वहीं अगर सब्जेक्टिविटी की बात करें, जब हमें व्यक्ति का अनुभव ज्ञात करना हो, ठीक है ना, जब हमें किसी की भावनाओं को ज्ञात करना हो, या हम किसी सांस्कृतिक विश्वासों को जानने की कोशिश करें, उस कंडीशन में हम सब्जेक्टिव रिसर्च को काम में लेते हैं। मैंने कहा ना एथनोग्राफिक रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च को बोलते हैं नृजातीय अध्ययन। भारत में सबसे पहले सहभागी अध्ययन या नृजातीय अध्ययन किसने किया प्रमोद? एम.एन. श्रीनिवास ने, ठीक है ना। और दुनिया में मैलिनोव्स्की ने, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भारत में सहभागी अवलोकन पत्ती या अध्ययन पत्ती की बात कौन करता है? एम.एन. श्रीनिवास करता है। इन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया। और वर्ल्ड वाइड किसने किया था? मिस्टर मैलिनोव्स्की ने, ठीक है। मैलिनोव्स्की ने कहाँ का अध्ययन किया? रोबियांडा द्वीप समूह का है, ठीक है। तो जब हमें अनुभव, जैसे अभी हम सत्ताधारी पार्टी की चर्चा करें, बीजेपी एक सत्ताधारी पार्टी है, आने वाले चुनाव में इसका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, ये हम भावनाओं के द्वारा ही तो जान पाएंगे, ये हम अनुभव के द्वारा जान पाएंगे, लोगों के विश्वास के द्वारा जान पाएंगे कि सत्ताधारी पार्टी में लोग कितना बिलीव करते हैं, ठीक है ना, क्या वो संतुष्ट हो पाए या नहीं हो पाए। अब ये आंकड़े आधारित अध्ययन थोड़ी होगा भाई, भावनाएं आ जाएं और जिसके बाद में व्यवहार आ जाए, मीनिंग्स आ जाए, ठीक है ना। अगर हम यूं कहें कि जब हमें हर्मेन्यूटिक्स अप्रोच के साथ अध्ययन करना है, वाक्यवादी विचारधारा के साथ अध्ययन करना है, तब हमें सब्जेक्टिव रिसर्च करना ही पड़ेगा। सोशल साइंस, एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे किसी ने कमेंट्स किया था, मैं लाइव आ रहा था कि सर क्या कभी समाजशास्त्र में ऑब्जेक्टिविटी आ सकती है? पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिविटी कभी नहीं आएगी। जिस तरीके से आगस्ट कामटे को झूठा कर दिया गया था ना, और वो स्वयं झूठे हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक ऐसा समय आएगा जिसे हम समाजवाद कहेंगे। अब समाजवाद कभी आ ही नहीं सकता, उत्पादन के साधन शक्ति संबंध है ना, इनका सभी में बराबर रूप से बंटवारा हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से समाजशास्त्र में कभी भी ऑब्जेक्टिविटी आ ही नहीं सकती। प्रत्येक सामाजिक अनुसंधान बायस्ड होता है, प्रत्येक सामाजिक अनुसंधान है ना वो पक्षपात वाला होता है, वो पक्षपात मुक्त नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये सारा जब हमें अध्ययन करना हो तब हम सब्जेक्टिव रिसर्च को काम में लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव रिसर्च की हम बात करें, आसानी से सत्यापन किया जा सकता है, क्योंकि ये तो मैथमेटिकल आंकड़े होते हैं, गणितीय आंकड़ों का मापन किया जाना संभव है। जहां कहीं सांख्यिकी आंकड़ों की बात की जाएगी, दैट इज ऑब्जेक्टिव रिसर्च, ठीक है ना। ये सब्जेक्टिव रिसर्च का सत्यापन नहीं हो सकता। जैसे हम विज्ञान के परीक्षणों की चर्चा करें, ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर होते हैं, गणित के रिसर्च ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर होते हैं। लेकिन जहाँ कहीं हमें साहित्य का अध्ययन करना है, फिलॉसफी का अध्ययन करना है, या हमें आर्ट यानी कला का अध्ययन करना है, तो हम सब्जेक्टिव रिसर्च को काम में लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण भी यहाँ पर दे रखा है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये दुनिया के प्रत्येक कोने में उबलता है, ठीक है ना। आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर पानी को इतना गर्म करोगे ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो उबलेगा। दैट इज ऑब्जेक्टिव पावर, दैट इज वस्तुनिष्ठ पावर। लेकिन आपसे कोई ये कहे कि ये कविता बहुत सुंदर है, कविता बहुत सुंदर है, ठीक है ना, मैं लेखनी की बात कर रहा हूँ, किसी महिला की बात नहीं कर रहा। तो कविता सुंदर है, मेरे दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि मुझे वो पढ़ने में अच्छी लगी हो, इसका दृष्टिकोण अलग हो सकता है कि इसको अच्छी ना लगी हो, ये न्यूट्रल हो सकती है,
ये कहती है कि गुरुजी मुझे तो पता ही नहीं है कि अच्छी है या बुरी है, मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो विचार रख ही नहीं सकती। तो सबके अलग अलग दृष्टिकोण हो गए ना, डैट इज सब्जेक्टिव, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर आप यूँ समझ जाइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें। समान परिस्थितियों में जो सभी के लिए समान हो, ठीक है ना, जिसके कॉमन लॉ हो, जनरल नियम, ध्यान रखना, लिख देता हूँ, जिसके जनरल लॉ हो, वो तो होती है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, वो होती है ऑब्जेक्टिव। और याद रखें, जो व्यक्तियों के लिए अलग अलग भिन्न होती है ना, वो क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। आ गई ये टेबल समझ में। इसका निष्कर्ष बता दूं मैं, सारांश, सारांश यही है कि देखो, जब हम अगर मैथ के विद्यार्थी होते, जब हम अगर भौतिकी के विद्यार्थी होते, जब अगर हम केमिस्ट्री के विद्यार्थी होते, तब तो सब्जेक्टिविटी को हम नज़रअंदाज कर सकते थे। लेकिन हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं। अब काम्टे यूँ कहता है कि समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के जैसा बनाएंगे, तो विज्ञान को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उनके जैसी इज्जत हमें प्राप्त करनी है। अब हम वैसा प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्टिव होकर प्रयास कर रहे हैं। पूरी तरीके से हम बायस्ड फ्री हो ही नहीं सकते, पूरी तरीके से हम वैल्यू न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। इनका जो इफेक्ट है ना, हमारे रिसर्च में जरूर दिखाई देता है। भाई यहाँ पर मिस्टर मैक्स वेबर और डिल्थे भी तो यही बात करता है, दोनों वरस्टाइन की बात करते हैं। पता है परमात्मा वरस्टाइन क्या होता है? एक अनुसंधानकर्ता जो दिखाई दे रहा है ना, उसको ना देखकर एक्चुअल में पर्दे के पीछे क्या है, ठीक है ना, उसको देखने का प्रयास करता है और खुद को भी उसी शिटिंग में रखकर देखने का प्रयास करता है। जैसे मैं एक आसान एग्जांपल देता हूँ, कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिविटी है ना, वो तो क्या कहेगी कि कोई वस्तु है, कोई जीव सावयव है, कोई शरीर है, उसके अलग अलग अंग हैं और वो गतिशील होता हुआ मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहा है, ठीक है ना, उसके शरीर में हलचल दिखाई दे रही है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन सब्जेक्टिविटी यूँ कहती है, यानी वरस्टाइन यूँ कहती है, एटलीस्ट यार मुझे देखना तो चाहिए, मैं पूरी तरीके से इनमें इन्वॉल्व तो हूँ। ये मंदिर क्यों जा रहा है? क्या ये किसी से मिलने जा रहा है? क्या किसी ने वक्त दिया था कि मंदिर के पीछे मिलेंगे? क्या ये मानसिक संतुष्टि के लिए मंदिर में जा रहा है? क्या ये भगवान के सामने रील बनाने के लिए मंदिर में जा रहा है? क्या इसके सामने कोई बहुत बड़ा संकट आ गया जिससे मुक्त होने के लिए ये मंदिर जा रहा है? क्या इसकी भगवान में आस्था है इसलिए मंदिर में? मतलब वो इन्वॉल्व, उसमें बहुत ज़्यादा संलग्न होने की बात करता है। डेट इज वरस्टाइन। डेल्थे इसकी बात करता है, विलियम डेल्थे है ना, हमारे सोशियोलॉजी में इसकी बात करता है। मिस्टर बेवर है, वो इसकी बात करता है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मैं ये किताब क्यों पढ़ता हूँ? सुनो भाई, मुझे कोई किसी पागल कुकरे ने तो काटा ही नहीं है। आदरणीय जेपी सिंह साहब की है ये वेस्टर्न सोशोलॉजिकल थिंकर, ए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, पढ़ने में पसीने आ जाते हैं। साधारण दिमाग का व्यक्ति इनको नहीं पढ़ सकता, और पढ़ेगा भी कहाँ से? मार्केट में गाइड लेके आ रहा है, उसको तो गाइड पढ़ने की आदत है, और एग्जाम में फिर वो हाथ पैर फैला देता है, ठीक है, समर्पण कर देता है कि प्रभु अब तो तू ही मेरा धनी है। प्रभु भी किसका धनी है? वेबर प्रोटेस्टेंट धर्म में यही तो कहता है, द प्रोटेस्टेंट एथिक स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, कि भाई तुम कर्म ही नहीं करोगे तो तुम्हारा भाग कहाँ से साथ देगा। पढ़ रहे हैं आत्महत्या के साधन, जब तक हमें थीम ही नहीं समझ। अब इसको पढ़ते हैं, ये जेपी सिंह साहब की है, और मैं आपको 538 पेज की है ये। और आपको पता है कि जेपी सिंह साहब कौन थे? कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी जेपी सिंह साहब। जेपी सिंह साहब पटना विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री किया है, जेएनयू से एमफिल किया है, ऑस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा यहाँ से पीएचडी किया है। प्रोफेसर रहे हैं ये पटना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के, जिसके बाद में डायरेक्टर रहे हैं हायर एजुकेशन बिहार के, ठीक है ना, वाइस चांसलर भी रहे हैं ये पटना। कोई छोटे मोटे व्यक्ति थोड़ी है। मैं साधारण व्यक्तियों की किताबें थोड़ी पढ़ता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ भाई, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके समझ में आ जाए, आपके अच्छे नंबर आए। वर्षों से मैं ये बात कर रहा हूँ कि पढ़ने की शैली बदल लो बदल लो बदल लो, लेकिन मार्केट से वही गाइडलाइन। मेरे से पूछते हैं, गुरुजी पीजीटी के लिए, नेट के लिए कोई एक किताब बता दो। भाई मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं 300 किताबें पढ़ पढ़ के दुनिया भर के स्रोत खंगाल के मैं कंटेंट बनाता हूँ। वो एक किताब है ना, मुश्किल से 5-10 प्रश्नों तक सिमट जाती है, ठीक है। जैसे अब ये किताब हो गई उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, ठीक है ना, ये एस एल दोषी और पीसी द्विवेदी साहब की है, बहुत बड़े रहे हैं ये भी।
भाई ये एचओडी रहे, कोई ऐसे छुरकुर थोड़ी है। इसीलिए तो कहता हूँ जो पढ़ने की शैली है ना वो चेंज कर लो, ठीक है। चलो साहब, आ गया ये, इसका थोड़ा सा पिक्चर समझ में आ गया। अब देखो और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर वस्तुनिष्ठता है ना, इसका मतलब होता है निष्पक्ष रहना। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है तटस्थ रहना। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि व्यक्तिगत भावनाएं हैं उनको साइड में कर देना, कि फीलिंग्स मैं तुम्हारी कदर नहीं कर सकता क्योंकि तुमने उस समय मेरी कदर नहीं की थी, ठीक है ना। अब मैं पूरी तरीके से क्या हो गया हूँ, ऑब्जेक्टिव हो गया हूँ, वस्तुनिष्ठ हो गया हूँ। अब तुम्हारा मेरे ऊपर असर पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि इंडिविजुअल कंटेंट जिसमें कोई व्यक्तिगत राय हो सकती है, पक्षपात हो सकता है, व्यक्ति की फीलिंग्स हो सकती है, हम इनको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ऑब्जेक्टिव रिसर्च है वो तथ्यों पर टिका रहता है, प्रमाणों पर टिका रहता है, वो आंकड़ों पर टिका रहता है, ठीक है। कुल मिलाकर इसके जो नियम बनते हैं ना वो जनरल लॉ होते हैं, सामान्य नियम होते हैं। सामान्य नियम का मतलब है कि जो सभी पर लागू हो जाए, वो कुछ एक पर ही लागू हो। जैसे मान लो हमने यूनिवर्स का अध्ययन किया और यूनिवर्स में एस टी एस सी ओ बी सी माइनॉरिटी सारी कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन हमारा जो अनुसंधान है ना किसी एक कैटेगरी तक ही सीमित है, वो बायस्ड है। जरूर उसमें अनुसंधानकर्ता ने पक्षपात किया होगा। ऑब्जेक्टिव इसकी परमिशन देता ही नहीं है, कभी भी नहीं देता है, ठीक है ना। जैसे मैं ये एक उदाहरण आपको दे चुका हूं कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो उबलता है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, ठीक है ना। अब ये लाइन आप लिखोगे ना कहीं भी, कॉफी चेक हो, कॉफी चेक करने वाला कोई भी हो नंबर नहीं काट सकता। जैसे किसी वस्तु का वजन 2 किलोग्राम है, अब उसको कहीं भी मापो ना 2 किलो तो 2 किलो ही रहेगी जब तक उसमें काट छांट ना की जाए। दैट इज ऑब्जेक्टिव। कुल मिलाकर ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव मेथड्स विज्ञान के लिए सर्व उपयुक्त है, गणित के लिए, कानून के लिए और शोध कार्य के लिए, है ना। हालांकि हम सोशल साइंस में इसका खूब उपयोग करते हैं, खूब आजमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इसमें सफल नहीं हो पाते, ठीक है। ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब मैं थिंकर और पढ़ाऊंगा इससे जुड़े हुए, मजा आएगा आपको, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, जिसमें सब्जेक्टिव अप्रोच में व्यक्ति की सोच है ना आड़े आ जाती है, व्यक्ति की भावना है ना वो आड़े आ जाती है, व्यक्ति का जो अनुभव है वो आड़े आ जाता है, व्यक्ति का खुद का जो इंडिविजुअल दृष्टिकोण है ना आड़े आ जाता है। आड़े का मतलब है बीच में आ जाता है, ठीक है ना। ये सब्जेक्टिव होता है। जैसे हम कहते हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, अभी एक फिल्म आई है धुरंधर, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी है, बाकी मेरा विचार यह है कि उसमें अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सबके अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे अभी एक मूवी आ रही है, आ गई या आएगी, सनी देओल साहब की एक मूवी है ना, और उस मूवी का नाम है बॉर्डर 2, है ना, बॉर्डर 2 है। अब जो पुरानी बॉर्डर मूवी थी उसमें सुनील शेट्टी साहब थे, सनी देओल साहब थे, जिसके बाद में अक्षय खन्ना जी थे, क्या गजब किरदार निभाया। आजकल वो जो रिप्लेस कर दिया सनी देओल तो वही है, लेकिन उसकी जगह एक तो उसको ले लिया, वरुण धवन को ले लिया। वरुण धवन का लड़का, शिखर धवन का लड़का है वरुण धवन, उसको लिया। वरुण धवन है क्या है, मतलब लड़का है या बाप है वरुण धवन? अच्छा एक्टर वरुण धवन है, उसका बाप है शिखर धवन। हम्म, शिखर धवन खिलाड़ी है क्या? अच्छा डेविड धवन। हाँ ये भाई, ये सामने बच्चों को बैठा के पढ़ाने का यही तो मजा है। जो डेविड धवन है ना वो तो फिल्म डायरेक्टर है, और डेविड धवन का लड़का क्या है, वरुण धवन, ठीक है। शिखर धवन तो वो है ना गब्बर टकलिया, जिसकी वाइफ छोड़ के चली गई, अब अंग्रेजनी से शादी करी है। ठीक है ना। तो अब इनको रिप्लेस कर दिया सुनील शेट्टी का लड़का, अब वो मजा ही नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल कंटेंट है, ठीक है। हम इनको एक तरीके से सब्जेक्टिव अप्रोच कह सकते हैं। मुझे नीला रंग बहुत पसंद है, किसी को पसंद, मुझे नहीं है नीला, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है। भाई हमारे यहाँ पर तो रंगों की अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, सुनो। हरा रंग, हरा रंग, भगवा रंग और नीला रंग, ठीक है ना। रंगों के नाम पे विचारधारा है हमारे यहाँ। हरा रंग है ना वो इस्लाम से जोड़ के देख लिया लोगों ने, ठीक है ना।
भगवा रंग है उसको हिंदुओं से जोड़कर देख लिया, और नीला रंग है ना उनको अम्बेडकराइट्स यानी अम्बेडकरवादियों ने खुद का रंग मान लिया। माना है ना, दैट इज सब्जेक्टिविटी। रंग तो रंग ही है यार, लेकिन लोगों ने अपना रंग कर लिया। हमारे देवता हमारे देवता, अरे अपने अपने राम, जिसकी जैसी श्रद्धा। भाई जो जिसको जिस भाव से समझने की कोशिश करेगा उसको तो वही प्राप्त होगा ना, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिविटी की वजह से ही होता है, कला साहित्य दर्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं सार बता दूं ना आपको, जो ऑब्जेक्टिव रिसर्च होता है पूरी तरीके से सटीक होता है, विश्वसनीय होता है, और जो निष्कर्ष होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, बायस फ्री होते हैं ऑब्जेक्टिविटी में। लेकिन कई बार ऐसा है क्या, मैंने सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव बोला और ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव बोला, है ना, वो कई बार हो जाता है, ठीक है। और जबकि जो सब्जेक्टिव रिसर्च होता है ना वो मानवीय भावनाओं से जुड़ा रहता है, क्रिएटिविटी से जुड़ा रहता है, और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये इनका निष्कर्ष है। अब देखो साहब, हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च, इससे जुड़े हुए हमारे समाज शास्त्र में जो विचारक है ना उनकी चर्चा कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव से। सबसे जो पहला नाम आता है ना वो स्वर्गीय ऑगस्ट काम्टे साहब का आता है। चलो बता, स्वर्गीय ऑगस्ट काम्टे, मैंने ये लाइन बोली, इसमें क्या है, सब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिविटी? सब्जेक्टिविटी। इसमें सब्जेक्टिविटी इसलिए नहीं है कि स्वर्ग किसने देखा है, इसमें सब्जेक्टिविटी इसलिए है कि स्वर्ग और नरक कंसेप्ट है ना यूरोप में चलता ही नहीं है, वहाँ पे नहीं चलता है। स्वर्ग और नरक की धारणा है ना, यमराज के दूत आएंगे, उसके कर्मों का लेखा जोखा होगा, स्वर्ग हमें मिलेगा, इतनी सारी सुख सुविधाएं होंगी, वैतरणी नदी होगी, है ना, यमराज जी आएंगे वैसे पे, ये थ्योरी हमारे यहाँ चलती है। वहाँ मरने के बाद अलग, उन लोगों की भी अलग। भाई वहाँ के मिथक्स हैं, और वहाँ के मिथक्स में, मिथक्स तो सब जगह ही होते हैं, ठीक है ना। और मैं यूँ मानता हूँ कि सारे मिथक्स है ना उनके पीछे छुपा हुआ भाव है वो भी एक जैसा ही होता है। मिस्टर स्ट्रॉस यही तो बताना चाह रहा था, हमारे भाव अलग है, कहना हम यही चाह रहे हैं। वहां पर भी मरने के बाद कुछ अलग स्थान फिक्स किया होगा उन लोगों ने, जैसे वो लोग हमारे यहाँ जिनको नरक कहते हैं वो लोग शैतान की संज्ञा देते हैं, वो लाइट और डार्क, है ना, दो चीजों से, जो जहाँ हमारे यहाँ लाइट का मतलब स्वर्ग अच्छे कार्यों से होता है ना, वहाँ लाइट का मतलब भी यही होता है, ठीक है ना। जैसे वो डार्क की, अंधेरे की बात करते हैं, तो अंधेरा है ना वहां पर किसी राक्षस का प्रतीक होता है, वहां पर जो अंधेरा होता है ना वो शैतान का प्रतीक होता है, हमारे यहाँ वही भूत जिंदों का प्रतीक होता है, बात तो वही है ना। तो मैंने कहा कि स्वर्गीय ऑगस्ट काम्टे, तो मैंने कहा ना अपने अपने राम, राम जी को जो जिस भाव से जाने, और ये जो अलग अलग भाव किस में आएगा, ऑब्जेक्टिविटी में तो आ ही नहीं सकता, ये सब्जेक्टिविटी में आएगा। तो ये लाइन है ना वो सब्जेक्टिविटी है, ठीक है। जैसे हम काम्टे की चर्चा करें, काम्टे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष हमें खड़ा करना है, क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और जिसके बाद में 19वीं शताब्दी, यूरोप में प्रबोधन काल है ना वो भर भर के चला था। प्रबोधन काल एक विवेक का युग था, प्रबोधन काल एक बदलाव का युग था, प्रबोधन काल है ना वो बुद्धि का युग था। ये प्रबोधन काल की ही देन है कि यूरोप में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, जैसे 1750 से 1760 के बीच में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, 1789 फ्रांस की राजनीतिक क्रांति, और 1776 अमेरिका की स्वतंत्रता की क्रांति। अगर प्रबोधन काल नहीं आता तो ये सारी चीजें नहीं आती, ठीक है ना। दुनिया भर के आविष्कार हुए थे। अब इन बदलावों को कौन देख रहा था, साइमन देख रहा था। साइमन इन बदलावों का अध्ययन करना चाहता था, खुद अध्ययन नहीं कर पाया, काम्टे से कहा कि काम्टे ये अध्ययन कर दो, तुम्हारा नाम हो जाएगा दुनिया में। काम्टे ने सोशल फिजिक्स के साथ अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। काम्टे ने नाम ही सोशल फिजिक्स रखा था, ध्यान रखना। काम्टे ने सबसे पहले इस विषय का नाम रखा था सोशल फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी, और साइमन भी इसका नाम क्या रखना चाहता था, सोशल बायोलॉजी। साइमन है ना वो भी इसका नाम सोशल बायोलॉजी यानी सामाजिक जीव विज्ञान रखना चाहता था, वो भी इसको विज्ञान के दृष्टिकोण से ही देखना चाहते थे। लेकिन काम्टे को पता चला कि बेल्जियम का एक व्यक्ति है क्वेटलेट, सांख्यिकी आंकड़ों के लिए ऑलरेडी सोशल फिजिक्स नाम का चुनाव कर चुके हैं, इसीलिए काम्टे ने 1838 में
सोशल फिजिक्स से नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया प्रमोद, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र कर दिया। तो ये टास्क था, ये चुनौती थी काम्टे के सामने, समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष खड़ा करना। तभी तो उन्होंने हिरार्की ऑफ साइंस का सिद्धांत दिया, तभी तो उन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेज का, जैसे हिरार्की ऑफ साइंस में मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है ना, मैं खुद फादर हूं इस फॉर्मूले का। कॉपी तो मैं किसी की करता ही नहीं हूं, ठीक है ना। खासकर अभी जो समकालीन मेरे हैं ना शिक्षक हैं साथी, उनकी कॉपी नहीं करता। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे जो पूर्वज, मेरे से जो पहले की पीढ़ी के समाजशास्त्री हैं ना, उनको मैं जरूर कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है MAPCBS, MAPCB और S, ठीक है ना। यहाँ पर M का मतलब हो जाएगा मैथ, मैं लिख देता हूँ। M का मतलब हो जाएगा मैथ, A का मतलब हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी, ठीक है ना, खगोल शास्त्र, जिसके बाद में P का मतलब हो जाएगा फिजिक्स, फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक शास्त्र, फिर C का मतलब हो जाएगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन शास्त्र, B का मतलब होगा बायोलॉजी यानी जीव शास्त्र या जीव विज्ञान, और S का मतलब हो गया सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी, ठीक है ना। अब यहाँ पर काम्टे यूं कहता है कि जो सबसे पहला विषय है ना वो मैथ है, और मैथ है ना जो सबसे सरल है, ठीक है ना। और ध्यान रखना मैथ स्वतंत्र है, मैथ के अपने नियम होते हैं भाई, मैथ किसी बाहरी प्रभाव पर रहता ही नहीं है, मैथ है ना बिल्कुल कतई फ्री है। जिसके बाद में मैथ के बाद में अगला आता है एस्ट्रोनॉमी, दूसरे नंबर पर। एस्ट्रोनॉमी किस पर निर्भर है, मैथ पे, क्योंकि खगोल के नियम होते हैं ना वो मैथ पे टिके हुए हैं, ज्योतिष शास्त्र के नियम होते हैं ना वो मैथ पे टिके हुए हैं, ये उपग्रह वगैरह का जो होता है ना आकलन, ये गणितीय सूत्रों पर टिका हुआ है, कभी गैलीलियो को अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है। फिर एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, फिजिक्स ऊपर के दोनों पे टिका हुआ है, रसायन विज्ञान ऊपर के तीनों पे टिका हुआ है, जीव विज्ञान ऊपर के चारों पे टिका हुआ है, और समाजशास्त्र है ना वो ऊपर के पांचों पर टिका हुआ है। मतलब समाजशास्त्र इन सब से मिलकर बना है, समाजशास्त्र में मैथ भी है तो एस्ट्रोनॉमी भी है तो भौतिक है, रसायन जीव है, सबका जो संयोजन है डेट इज सोशियोलॉजी, ठीक है ना। ऐसा पता है क्यों कहा था, ऐसा काम्टे ने इसलिए कहा था कि हम ये कह सके कि तुमसे ही तो मिलकर बना है, तुम काहे इसका विरोध कर रहे हो ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये मैथ है जो सबसे सरल है और स्वतंत्र है, और जो समाजशास्त्र है वो ध्यान रखना सभी पर निर्भर है, ठीक है, और सबसे कठिन है, इन सबसे मिलकर बना है ना। तो ये भी एक तरीके से विज्ञान लाना चाहते थे समाजशास्त्र में। जैसे लॉ ऑफ थ्री स्टेज की बात करते हैं, सबसे पहले थियोलॉजिकल स्टेज की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले थियोलॉजिकल की बात करता है काम्टे, फिर जिसके बाद में मेटाफिजिक्स की बात करता है ना, मेटाफिजिक्स की बात करता है, और तीसरे नंबर पर पॉजिटिज्म की बात करता है ना। यानी काम्टे यूँ कहता है कि सबसे पहले व्यक्ति का सोचने का स्तर था ना वो आध्यात्मिक था, अध्यात्म के बाद में तात्विक आ गया, तात्विक के बाद में पॉजिटिज्म आ गया। मतलब वो यूँ कहता है कि पहले जो हुआ वो हुआ है ना, अब हमें समाजशास्त्र में क्या लानी है, पॉजिटिज्म यानी प्रत्यक्षवादी विचारधारा। तो काम्टे ने तो भाई ध्यान रखना अवलोकन विधि की भी बात करता है काम्टे, तुलनात्मक विधि की भी बात, परीक्षण विधि की भी बात करता है काम्टे, ठीक है ना। वो यूँ कहता है कि हम जब तक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तब तक समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं बना सकते। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था J.S. मिल, ठीक है, J.S. मिल है ना, जिसने इंग्लैंड वासियों को समाजशास्त्र से परिचित करवाया था। J.S. मिल का एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि प्रत्यक्षवाद का सबसे बड़ा जन्मदाता शिवम प्रत्यक्षवादी विचारधारा पर नहीं टिक पाया। ऐसा इसलिए था कि काम्टे ने एक थियरी दी थी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना, ROH, हिंदी में लिख देता हूँ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसे बोलते हैं मानवता का धर्म, है ना, मानवता का धर्म। ध्यान रखना काम्टे का जो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है ना, इसमें ये विज्ञान और नैतिकता के समन्वय की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमें विज्ञान का भी समर्थन करना है, नैतिकता का भी समर्थन करना है, मतलब सब्जेक्टिविटी का भी समर्थन करना है, ऑब्जेक्ट। पहले तो काम्टे जोश जोश में पूरी तरीके से प्रत्यक्षवादी था, ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे काम करता था, फिर उन्होंने
शायद ये सोचा होगा कि ऑब्जेक्टिव रहकर हम समाज का अध्ययन पूरी तरीके से नहीं कर सकते। भाई अपनी फीलिंग्स भी होती हैं, अपने विचार भी होते हैं, संस्कृति वगैरह, यार ऑब्जेक्टिव रह के कैसे ही कर पाएंगे, नैतिकता भी तो जरूरी है ना। फिर कामटे है ना जो धीरे धीरे क्या हो गए, शिथिल हो गए, थोड़ा सा ठंडा पड़ गया कामटे। तो इसीलिए जेएस मिल को कहने का मौका मिल गया कि प्रत्यक्षवाद का सबसे बड़ा जन्मदाता शिवम प्रत्यक्षवादी विचारधारा पर नहीं टिक पाया। ठीक है ना, ये कही थी इसलिए बात। और ध्यान रखना, ये जो इन्होंने 6 विषय दिए थे ना कामटे ने, एक 7वां विषय और यहाँ पर बनाना चाहता था, उसका नाम था इथोलॉजी, आचार शास्त्र, है ना। ये एक उनकी कल्पना थी, कल्पना नहीं कल्पना थी, ठीक है ना, एक विषय की। तो इथोलॉजी है ना, जिसमें नैतिकता या आचार शास्त्र का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये कामटे का पॉजिटिज्म विचारधारा है ना। कामटे यूं कहता है कि शोधकर्ता को व्यक्तिगत भावना या विचारों से दूर रहना चाहिए। इन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन, प्रयोग और फैक्ट पर ध्यान दिया है, प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष खड़ा करने का प्रयास किया है। फिर दुर्खिम ने इनको फॉलो किया। ठीक है, जिसके बाद जो अगला नंबर आता है वो दुर्खिम का आता है। ध्यान रखना, मिस्टर दुर्खिम साहब है ना, ये भी फ्रांस के थे, और दुर्खिम साहब ने सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य, व्यवहार करने के तरीके, ठीक है ना, सोचने के तरीके, अनुभव करने के तरीके हो सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि उनका निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन होना चाहिए। दैट इज सोशल फैक्ट। ये आवश्यक नहीं है कि किसी विचारधारा को लाखों करोड़ों लोग माने तो वो सामाजिक तथ्य हो जाए। वो सामाजिक तथ्य तभी है जब उनका निरीक्षण, परीक्षण और अवलोकन हो जाए। जैसे मान लो, अभी मैं एक उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले, स्वर्ग, है ना। हम स्वर्ग और नरक की बात करें, ठीक है। अब प्रेमानंद बाबा है ना, वो स्वर्ग नरक की बात खूब करते हैं। प्रेमानंद बाबा भी कहते हैं कि है स्वर्ग नरक है, ठीक है ना। अच्छा काम करेगा व्यक्ति, नाम जप करेगा, तो आने जाने का जो ये साइकिल है ना, टूट जाएगा, आने जाने से उसको मुक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। फिर वो मृत्यु लोक में नहीं आएगा। ये जो हमारा पृथ्वी है, इसको मृत्यु लोक बोला गया है कि सारे दुख दर्द है ना वो यहीं पे ही है, ठीक है। अब इसको करोड़ों लोग मानते हैं इस धारणा को, लेकिन यहां पर दुर्खिम का सोशल फैक्ट है ना, इसको मानता नहीं है। दुर्खिम का सोशल फैक्ट इसको तब मानता जब स्वर्ग नरक के कोई वीडियोज हमारे पास होते, कोई फोटोज हमारे पास होते, कोई उसके प्रूफ प्रमाण हमारे पास होते। प्रूफ प्रमाण हमारे पास है नहीं, तो यहां पर फीलिंग्स ही मायने नहीं रखती। यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई लाखों करोड़ों लोग उसको माने। हाँ, मायने यह है कि विज्ञान उसका समर्थन करे, निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन के द्वारा वो सत्यापित हो। इसीलिए तो ध्यान रखना कि सोशल फैक्ट है ना, इसको वस्तुओं की तरह देखा है दुर्खिम ने, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह देखता है। नेट जेआरएफ की परीक्षा में ये पूछा गया था। ये लाइन भी है दुर्खिम की, जो कहते हैं कि सोशल फैक्ट को हमें चीजों की तरह से पढ़ना चाहिए। चीज का मतलब यहाँ पर यह होता है कि भौतिक वस्तुओं की तरह हमें समझना चाहिए। अब मान लो मेरे मन में क्या ही चल रहा है, हंस रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, अब मैं क्या ही सोच रहा हूं, आपको पता है? नहीं पता, नहीं, सोशल फैक्ट हो ही नहीं सकता। सोशल फैक्ट तो वही है ना जिसका प्रमाण हो, जिसको हम वेरीफाई कर सके, वैधता स्थापित कर सके, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन अकेले ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर समाज शास्त्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर जिसके बाद में शोधकर्ता अपने विचार नहीं थोपेगा बल्कि वास्तविकता को समझेगा, ये बात ऑब्जेक्टिविटी कहती है। जैसे इन्होंने द सुसाइड, आत्महत्या का सिद्धांत दिया था, ठीक है, ईगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, एरोनॉमिक। सबसे पहले ये ध्यान रखना, सबसे पहले वो अहमवादी आत्महत्या, फिर परार्थवादी आत्महत्या, ठीक है, और विसंगत आत्महत्या, तीन आत्महत्याओं की बात करता है ये। सबसे पहले परार्थवादी, है ना, दुर्खिम ने सबसे पहले परार्थवादी आत्महत्या, फिर जिसके बाद में अहमवादी आत्महत्या, ठीक है, और फिर जिसके बाद में एनोमिक यानी अप्रतिमान आत्महत्या, है ना, ठीक है। ध्यान रखना, परार्थवादी आत्महत्या ऐसी आत्महत्या होती है जो दूसरे के लिए की जाती है। जैसे इन्होंने बॉर्डर पर लड़ने वाले सैनिकों का एग्जाम्पल दिया था। हालांकि सैनिक मरते नहीं है, शहीद होते हैं, वो आत्महत्या नहीं करते हैं।
जैसे इन्होंने कहा भी था कि कोई महिला है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, अब वो दूसरों के लिए मरती है, दूसरे मतलब सामाजिक मूल्यों के लिए मरती है, वो जीना चाहती है, लेकिन समाज के मूल्य उसको दबाव देते हैं कि तू जी कर क्या करेगी, मर जा। डेट इज अल्थुरिस्टिक, इसे हम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। ठीक है, जिसके बाद में अहमवादी व्यक्ति को ईगो आ जाता है, अपने आप को सर्वोपरि समझता है, धीरे धीरे समाज है ना उसको अलग कर देता है, वो अलग थलग पड़ जाता है। एक विकल्प बचता है कि मैं मर जाऊं। एक होती है एनोमिक, अप्रतिमान आत्महत्या, जब अचानक बदलाव होता है, व्यक्ति उस बदलाव के साथ अनुकूलित नहीं हो पाता, फाइनली वो है ना डिस्टर्ब हो जाता है और उस कंडीशन में आत्महत्या कर लेता है। तो 3 आत्महत्या बताइए। एक चौथी आत्महत्या है फैटलिस्टिक, जिसे हम भागवादी कहते हैं। ध्यान रखना, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हो ना, मैंने इनकी द सुसाइड, जिसे फ्रेंच भाषा में कहते हैं ली सुसाइड, उसकी ओरिजिनल किताब का पीडीएफ डाल रखा है। ये भागवादी आत्महत्या है ना, इसका जिक्र ही केवल उस किताब में 2 बार हुआ है। और ये जो भागवादी आत्महत्या है ना, ये अप्रतिमान आत्महत्या से ही निकली है। लेकिन हमारे देश में तो वो भेड़ चाल वाला कंसेप्ट है ना, किसी ने 4 बता दिया तो वो 4 ही मान रहे हैं। जब से डिलीट करवाऊंगा इस प्रश्न को, ध्यान रखना। अगर किसी आयोग में ये पूछा, जैसे मान लो ये पूछ लिया कि आत्महत्या कितने प्रकार की होती है ना, उसमें मान लो 3 और 4 में से एक ही हो, 3 हो तो 3 कर देना फिर तो सही है, 4 हो तो 4 कर देना फिर तो सही है, क्योंकि हमें तो नंबर चाहिए। लेकिन 3 और 4 दोनों आ जाए और किसी ने 4 कर दिया तो उस प्रश्न को डिलीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मेरे पास है उस किताब का प्रूफ। मैंने कई कई दिन तक उस किताब को पढ़ा है, फ्रेंच में किताब थी, फोटो खींच खींच के गूगल ट्रांसलेट कर करके केवल एक टेबल्स बना रखी है, मैं डाल रखे हैं पेज नंबर, अभी तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कि कितने पेज पर है। टेलीग्राम पे देखना आप, हमारा टेलीग्राम चैनल है सोशियोलॉजी विद विवेक, पूरे किताब का पीडीएफ है। केवल ही 2 बार नाम आया है, और वो भी ये जो भागवादी है ना, वो अप्रतिमानता से ही निकली है। और बिल्कुल सही है ना भाई, अचानक बदलाव किसके जीवन में आता है? जिसका भाग खराब होता है। जैसे हम कोरोना की बात करें, अब कोरोना में पूरी दुनिया प्रभावित रही, लेकिन जिनका किस्मत खराब थी वो तो उनकी चपेट में आए ना, बाकी बहुत सारे लोग सरवाइव भी कर गए। तो ये उसी का ही प्रकार है। लेकिन दुर्भाग्य, मैं दुर्भाग्य कहूंगा इसको, कि लोग है ना जो इसके कितने प्रकार बता रहे हैं, 4 प्रकार। मैं तो अपने स्टूडेंट को 3 ही प्रकार बताता हूं। ठीक है, कभी आया बताया यह प्रश्न आज से 10-15 साल पहले, उस टाइम कोई बुद्धिजीवी तो था ही नहीं चैलेंज करने वाला, लोग इतना रुचि भी नहीं लेते थे, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे। अब ऐसे प्रश्न आके देख लो, स्टूडेंट इतने बुद्धिमान है कि बाल की खाड़ निकाल लेते हैं, जिसमें से तो मैं देखता हूँ यूपी वाले, बिहार वाले, मध्य प्रदेश वाले, झारखंड वाले इतने इतने दिमागदारी, इतने सुपीरियर, जिसमें यूपी वाले, मुझे ये बात स्वीकार करने में कतई भी अफसोस नहीं है, प्रकांड निकलते हैं, प्रकांड। इसका कारण यही है कि समाज शास्त्र है ना, जो फलीभूत यूपी में ही हुआ था। हम तो कोई ऐसे पिच्छू हैं, पीछे रहने वाले, जो किसी की परछाई हमारे ऊपर आ गई कोई, हम तो छोटे मोटे ही हैं भाई। कोई हमारे बेंच में मैं देखता हूँ BHU का गोल्ड मेडलिस्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट, पीडीएफ पोस्ट डॉक्टरल कर रखा है, तो वो प्रेरणा स्रोत है यार, वो साधारण थोड़ी है। उनके सामने ऐसे प्रश्न दे दो ना तो भाई साहब छुरी मार के उसको बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, चलो, मुद्दा क्या था? हम ऑब्जेक्टिविटी पे चर्चा कर रहे थे, है ना। बीच बीच में ऐसी चर्चा होती रहे तो सब्जेक्टिविटी भी तो आनी चाहिए ना, सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हैं, ऐसी चर्चा नहीं करेंगे भाई, सोशल इश्यूज पे चर्चा नहीं करेंगे तो फिर तो मुर्दे, क्या मुर्दे। ठीक है, तो ये दुर्किम्यू कह रहा है कि सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्यों की तरह समझो इनको, ठीक है, वस्तुओं की तरह देखना चाहिए, है ना। जैसे इन्होंने आत्महत्या का एग्जाम्पल दिया, इन्होंने आंकड़े दिए थे कि गरीब से ज़्यादा अमीर आत्महत्या करता है, गांव से ज़्यादा शहर के लोग आत्महत्या करते हैं, साधारण मनुष्यों की तुलना में सैनिक ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, साधारण लोगों की तुलना में विधवा महिलाएं, विधुर पुरुष है ना ज़्यादा आत्महत्या। इनके पास आंकड़े थे, आंकड़े थे, तो इन्होंने उसमें ऑब्जेक्टिविटी लाने का प्रयास किया। इन्होंने तो साफ कह दिया कि मेरे पास आंकड़े हैं। स्पेंसर थोड़ी है डोकरा। स्पेंसर की गर्लफ्रेंड थी, मैं बताऊं आपको, सुनो।
स्पेंसर एक ऐसा मूंडी आदमी था, गरीब था स्पेंसर। एक गर्लफ्रेंड थी, खर्चा पानी था नहीं बेचारे के पास। वो भाई साहब क्या करता था, हर किसी पे किताब लिखता। स्पेंसर एक ऐसा फाउंडिंग फादर है जिसने भाई साहब प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, सोशल स्टैटिक्स, मतलब बंदे ने हर विषय पे किताब लिखी है। और ज्ञान के लिए किताब नहीं लिखता, वो पैसे के लिए किताब लिखता था। वो देखता था कि मार्केट में किसका चलन है, मार्केट में जिसकी हवा, क्योंकि प्रबोधन काल का तो प्रभाव था, नया नया प्रबोधन खत्म हुआ था उस समय। डर्बी में जन्म हुआ, इंग्लैंड के डर्बी में। प्रबोधन काल लगभग समाप्ति के दौर पर था, लोग बहुत ज्यादा विद्वान बन रहे थे। भाई हर आदमी की कोई ज्ञान की किताब दे दे, ज्ञान की किताब दे दे, पढ़ने का शौक था सबको। तो उसने सोचा कि अपना खर्चा यहीं से चलेगा, गर्लफ्रेंड को पॉकेट मनी है ना यहीं से दूंगा। अरे यहां तक कि भाई साहब रेलवे में इंजीनियर के पद पर भी जॉब की थी स्पेंसर ने। ठीक है ना। तो वैसा आदमी कहां से ऑब्जेक्टिव हो सकता है? हालांकि जीव सावयव की बात करता है, सामाजिक उद्विकास की बात करता है। अब ठीक है ना, उसने डार्विन से थ्योरी तो ले ली, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 डार्विन की किताब थी। लेकिन क्या बायोलॉजी के पूरे नियम, नेचुरल साइंस के पूरे नियम को हम सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे यहां पर एक क्रिटिसाइज किया है, उनका जो सोशल डार्विनिज्म है ना, उसको क्रिटिसाइज यूं किया है कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन तो यूं कहता है कि मनुष्य की चेतना का केंद्र होता है मस्तिष्क, लेकिन समाज में कोई एक चेतना थोड़ी है। समाज में चेतना के अलग अलग केंद्र है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। ठीक है ना। कैसे तुलना कर सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिविटी ला सकते हैं? इसीलिए दोनों का संयोजन, सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, हमारे सोशियोलॉजी में आती है। ठीक है। फिर जिसके बाद में दुर्खाइम हो गया, हाँ बेवर साहब, ठीक है ना। बेवर मानते हैं कि समाज विज्ञान में पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिविटी आसान नहीं है। बेवर ने हालांकि रैशनैलिटी के माध्यम से, तार्किकता के माध्यम से सब्जेक्टिविटी को लाने का प्रयास किया था। जैसे REAT 4 प्रकार की क्रिया बताई है। R का मतलब रैशनल, E का मतलब एविलेटिव या वैल्यू एक्शन, A का मतलब अफेक्टिव, T का मतलब ट्रेडिशनल। ये ध्यान रखना, नौकरशाही का भी उदाहरण देखते हैं। और नौकरशाही की तार्किकतावादी विशेषताओं की ये बात करते हैं। नौकरशाही है ना, जो इनका एक आइडल फॉर्मेट है, आइडल प्रारूप की भी बात करते हैं ये, आदर्श प्रकार, बेवर। ठीक है। आदर्श प्रकार की बात कौन करता है? पता है प्रमोद, आइडल टाइप क्या होता है? बता, आदर्श प्रारूप क्या होता है? क्या मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं आदर्श प्रारूप हूं, मैं आदर्श हूं? बेवर के अनुसार बता, आदर्श हूं? नहीं हूं? चलो ठीक है, बेवर के अनुसार तो नहीं हूं। हमारे माता पिता आदर्श है हमारे? बेवर के अनुसार, बेवर के अनुसार नहीं है। भगवान हमारे लिए आदर्श है, बेवर के अनुसार नहीं है। पता है, आदर्श का मतलब होता है कॉमन। अब समझ जाओ आप, आदर्श का मतलब होता है सामान्य। यहां पर आदर्श का मतलब मैं अंग्रेजी में लिख दूं आइडल, है ना। यहाँ पर आइडल का मतलब ये कौन कि फलाने गुरुजी मेरे आइडल हैं, मैं गुरुजी को खूब फॉलो करती हूँ, गुरुजी जो खाते हैं ना मैं वो खाती हूँ, गुरुजी सैलेड खाते हैं तो मैं सैलेड खा खा के मरूंगी। ये आदर्श नहीं है। मेरे पिताजी है ना, जो बरसों से साइकिल चला रहे हैं वृंदावन में, वो मेरे आइडल हैं। ये बेवर वाले वो आइडल नहीं है। मैं तो तुलसी मैया की इतनी पूजा करती हूँ कि तुलसी मैया है ना कहानी घर घर की, और मैं तुलसी तेरे आंगन की। क्या वो तुलसी आइडल है बेवर के अनुसार? वो आइडल नहीं है। पता है यहां पर आइडल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार का अध्ययन किया। ठीक है, मैडम इरावती कर्वे है ना, वो जॉइंट फैमिली की बात करती है, संयुक्त परिवार की, है ना। अब हम संयुक्त परिवार किसे कहेंगे? मैडम इरावती कर्वे यूं कहती है कि संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, कॉमन रसोई घर होता है, संयुक्त पूंजी होती है,
संयुक्त उनका प्रार्थना स्थल होता है और परिवार का एक व्यक्ति मुखिया होता है। जब कोई व्यक्ति इन सारी विशेषताओं को आधार मानकर संयुक्त परिवार की पहचान करेगा, वो संयुक्त परिवार का आदर्श प्रारूप होगा। जैसे साथियों, मान लेते हैं कि हम शेर की बात करें, ठीक है ना, हम शेर की बात करें। अब शेर का आदर्श प्रारूप क्या है प्रमोद? कि 4 पैर होते हैं शेर के, एक पूंछ होती है और ऐसा बड़ा तगड़ा शेर होता है, शरीर में ऐसे धारवे से होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से छापे से बने रहते हैं। क्या हम ऐसी विशेषता देखने वाले प्रत्येक जानवर को शेर मान लेंगे? नहीं मान सकते। शेर का हम बायोलॉजिकल फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है ना, शेर का हम बायोलॉजिकल नेम देखेंगे, शेर की हम स्ट्रक्चर देखेंगे। वही एक्चुअल में क्या होता है? आदर्श प्रारूप होता है। जैसे हम एक विशेषता मान लेते हैं या एक टॉपिक ले लेते हैं और हमें अध्ययन करना है स्कूल का, ठीक है। अब भाई स्कूल की क्या होती है? अपनी बिल्डिंग होती है। हाँ, अब आप समझ में आ जाओगे। शुक्रिया माँ शारदा, इतना बढ़िया उदाहरण एन मौके पर देने के लिए। ये उदाहरण है ना जो प्री डिसाइड नहीं होते मेरे, ये तो माँ शारदा की देन है कि मैं पूजा करके बैठता हूँ तो फिर ये उन्हीं का ही है ना। जैसे हम स्कूल की चर्चा करें, ठीक है। अब स्कूल एक बिल्डिंग नुमा स्ट्रक्चर है, और क्या प्रत्येक बिल्डिंग नुमा स्ट्रक्चर को स्कूल मान लेंगे? नहीं मान सकते। पहले हम एंट्री करेंगे, पहले देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट है या नहीं, पहले देखेंगे कि अटेंडेंस रजिस्टर है या नहीं, पहले देखेंगे लाइब्रेरी है या नहीं, पहले देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है या नहीं, पहले देखेंगे कि एजुकेशनल एक्टिविटीज होती है या नहीं, पहले देखेंगे कि इनकी परीक्षा होती है या नहीं। जब ये सारी विशेषता किसी बिल्डिंग में पाई जाएगी, दैट इज आदर्श प्रारूप, आदर्श प्रकार बोलते हैं। और ध्यान रखना, ये जो आदर्श प्रकार है ना, ये बेवर इसीलिए लेके आया था क्योंकि बेवर को भी शौक लगा था कि मैं क्या कर दूं, इसको ऑब्जेक्टिव बना दूं, इसको वैज्ञानिकता बना दूं। लेकिन बेवर है ना जो दोनों की बात करता है, बेवर कहता है कि पूरी तरीके से मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि एक तरफ तो मैं आदर्श प्रारूप की बात कर रहा हूं, एक तरफ मैं नौकरशाही के द्वारा ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा हूं, वहीं मैंने वृस्टेन का भी समर्थन कर दिया, तो मैं क्या सब्जेक्टिविटी पर भी चला गया, ठीक है ना। वहीं मैं धर्म थियरी पे आ गया तो मैं सब्जेक्टिविटी पर चला गया। तो दोनों की बात करता है। मतलब क्या है का अध्ययन होना चाहिए हमारे सोशियोलॉजी में, क्या होना चाहिए, सुझाव देना हमारा काम नहीं है लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है भाई, देखो दोनों ही हो। क्या है, अब हमारा समाज शास्त्र है ना, क्या है का ये अध्ययन करता है। दोनों का करो ना, निदानात्मक और उपचारात्मक, ठीक है ना। दोनों अप्रोच होनी चाहिए। समस्या तो कोई भी बता दे कि क्या है, अरे क्यों है ये भी बता। हम किसी के व्यवहार का तो अवलोकन कर रहे हैं, कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, हम कह देंगे कि तू गंदा आदमी है, लेकिन गंदा क्यों बना, तू सुधर कैसे सकता है, इसका भी अध्ययन सोशियोलॉजी में होना चाहिए, ठीक है ना। जिसके बाद में ये बेवर का हुआ, फिर मूल्य निरपेक्ष सोशियोलॉजी की बात करता है, वैल्यू फ्री समाजशास्त्र की, ठीक है। जिसके बाद में विलियम डिल्थे, नाम सुना है प्रमोद? विलियम डिल्थे समाजशास्त्र में, ध्यान रखना, समाजशास्त्र में हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा, हर्मेन्यूटिक्स को बोलते हैं व्याख्यावादी, है ना, व्याख्यावादी विचारधारा को लागू करने का क्रेडिट दिया जाता है विलियम डिल्थे को, ठीक है। यह भी वृस्टेन की बात करता है ना। प्राकृतिक और मानव विज्ञान दोनों समाजों का अध्ययन हो सकता है ना, दोनों का तरीका अलग अलग होता है। नेचुरल साइंस, देखना और समझना। नेचुरल साइंस में जब हम अध्ययन करते हैं ना तो वो देखती है, समझती है, जबकि अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो वो वृस्टेन की बात करती है, यानी अर्थ, भावना और उद्देश्य, ठीक है ना। ये भी जरूरी है सोशल साइंस में, केवल देखना और समझना ही काफ़ी नहीं है। जैसे वृस्टेन यही होता है कि अंदर से समझना, मैंने मंदिर वाला भी आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। कोई वस्तु जा रही है, ये मायने नहीं रखता, जा रही है तो जा रही है, जाने दे, लेकिन क्यों जा रही है भाई, मंदिर जा रही है तो क्यों जा रही है, दैट इज वृस्टेन, ठीक है। पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने की बात करता है विलियम डिल्थे। एक जॉर्ज सिमेल है, हालांकि इन्होंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया है, लेकिन पश्चिम सभ्यता है ना, उसको इन्होंने प्रशंसा की दृष्टि से देखा है
कि पश्चिम सभ्यता ने ऑब्जेक्टिविटी लाने की पहल में अपना अच्छा योगदान दिया है। और हम यूँ कह सकते हैं कि पश्चिम दर्शन में जितनी ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है ना, वो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। अरे भाई 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, पाइथागोरस, ये हमारे यहाँ कहाँ थे? इमैनुअल कांट, दिदरो, रिकार्ट, न्यूटन, गैलीलियो, वो लोग थे यार। हम जहाँ, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। जब हमारे यहाँ औरंगजेब, लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है ना, 15वीं 16वीं, उस टाइम गैलीलियो और ये काम कर चुके थे, प्रिंटिंग प्रेस मशीन आ गई थी, न्यूटन साहब अच्छा काम कर रहे थे, और हम यहाँ विदेशी आक्रांताओं से लड़ रहे थे। हमारे तो जो आविष्कार थे, महर्षि पतंजलि, ठीक है ना, महर्षि कर्ण, बड़े बड़े आयुर्वेद के क्या था, तो हम ही है उसको ले गए, ठीक है। तो ये है ना, ये इन्होंने पश्चिम संस्कृति है ना, उसकी तारीफ की है, ठीक है। फिर जिसके बाद में एक है हेनरिक रिकार्ट, जब वास्तविकता अनंत है तो वैज्ञानिक क्या चुने। हाँ, ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है भाई। वैज्ञानिकों सामने भी, जो रिसर्चर है ना, उनके सामने भी एक दिक्कत है कि जब वास्तविकता ही अनंत है, तो ये दिक्कत यह है कि वो कहाँ पे विश्वास करे। ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्टिविटी का कोई अंत नहीं है। हर बार प्रश्न चिन्ह लगता है। फॉल्सिफिकेशन की बात कौन करता है? मिथ्याकरण की। मिथ्याकरण की बात कौन करता है? प्रमोद, कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर करता है मिथ्याकरण की, ओपन एंड क्लोज सोसाइटी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ओपन सोसाइटी, है ना। मिथ्याकरण की बात करता है, फॉल्सिफिकेशन, मिस्टर कार्ल पॉपर ये यूँ कहता है कि एक्चुअल में वही सर्वश्रेष्ठ है जिसे झुटलाया जा सके। जब तक हम किसी ज्ञान को झुटला नहीं सकते ना, तब तक नया ज्ञान कहाँ से आएगा। जैसे हम न्यूटन की गति के प्रथम नियम की बात करें, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ आ गया न्यूटन का। अगर फर्स्ट लॉ को न्यूटन ना झुटलाता तो क्या ये संभव है कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम आता? तृतीय नियम से पहले द्वितीय नियम, और द्वितीय नियम के बाद में थर्ड नियम। ये होता है फॉल्सिफिकेशन। जब तक हम नहीं झुटलाएंगे ना, जैसे मैं आपसे हर बार कहता हूं कि मेरी क्लास ज्वाइन करने से पहले आप दूसरे तमाम शिक्षकों की क्लास देखो, तो एक पल के लिए मुझे झुटला दो, एक पल के लिए मुझे झुटला दो, क्या पता मेरे से बेहतर कोई विकल्प मिल ही जाए। यही तो फॉल्सिफिकेशन है, मिथ्याकरण, ठीक है। तो ये है कि जब वास्तविकता ही अनंत है तो वैज्ञानिक क्या ही चुने। फिर अगला आता है पॉपर साहब का, ठीक है। ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी व्यक्तिगत गुण नहीं है। बिल्कुल व्यक्तिगत गुण नहीं है, व्यक्तिगत गुण तो सब्जेक्टिविटी है ना। इंटर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी की भी बात की है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंटर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी यानी इन्होंने आपसे आलोचना की है कि कोई भी वैज्ञानिक पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं हो सकता। आलोचना बहस का मुद्दा है। पीयर ग्रुप से विज्ञान वस्तुनिष्ठ बनता है। पीयर ग्रुप या पीयर रिव्यू, पता है प्रमोद पीयर रिव्यू क्या होता है? पीयर रिव्यू जानता है? अरे छोटी छोटी बात है बच्चों, ये सीख लो तुम, ये छोटी छोटी, ये एक प्रश्न लाएंगी तुम्हारे। पीयर रिव्यू ये होता है कि जैसे मैंने इको फेमिनिज्म पर कोई अध्ययन किया, मेरा रिसर्च टॉपिक है इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म पर मैंने रिसर्च किया और मैंने फाइनली अपना रिसर्च कर दिया, और रिसर्च कंप्लीट होने के बाद में मैं पीयर रिव्यू करवाऊंगा उसका। अब पीयर रिव्यू का मतलब होता है कि और दूसरे विशेषज्ञ व्यक्ति जो इको फेमिनिज्म में महारत हासिल है, मतलब जो मेरा टॉपिक था ना, उस टॉपिक से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं वो मेरे रिसर्च का परीक्षण करें, मैं जांच के लिए उनके पास भेजता हूं, दैट इज पीयर रिव्यू। तो ये कहता है कि पीयर रिव्यू आप करवाओगे ना तो ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा आएगी। ये लो भाई,
आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है। देखो, मैं हर एक चीज़ में वस्तुनिष्ठता भी रखता हूँ और सब्जेक्टिविटी भी रखता हूँ। ये दोनों चीज़ें लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ हम रिसर्च पढ़ रहे हैं तो समाजशास्त्र से भी जोड़ रहा हूँ। इससे बेस्ट कंटेंट हो ही नहीं सकता। ये मैंने आपको बहुत गहराई में जा के पढ़ा है। प्रश्नों की तो औकात ही नहीं है कि यहाँ तक डिल्थे तक पहुँच जाएं, रिकॉर्ड तक पहुँच जाएं, स्लेशमायर तक पहुँच जाएं, ठीक है ना, गेडेमर तक पहुँच जाए। ये पूछेंगे तो जनरली पूछेंगे, लेकिन यूपीएससी वाले और लिखित परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जब ये लिख देंगे ना, थोड़ा सा जैसे डिल्थे का लिख देंगे, बेवर का लिख देंगे, कार्ल पॉपर का लिख देंगे, हेनरी रिकॉर्ड का लिख देंगे, उससे वजन आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कॉमन बातें तो सारे ही लिखते हैं, लेकिन जब हम विशेष लिखते हैं ना तो वो एक स्कोरिंग हो जाता है। बाकी अच्छे से पढ़ें, मेरी शुभकामना है। माँ शारदा प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू।